हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज हम DSE जूलॉजी BSc 4th सेम का यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि का गणितीय रूप, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, चलिए हम फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, देन हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी प्रजाति की संख्या समय के साथ बढ़ती या घटती है। यह इकोलॉजी का मुख्य विषय है। पॉपुलेशन ग्रोथ का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि किसी पॉपुलेशन का साइज, ग्रोथ रेट और सर्वाइवल एनवायरनमेंट के अनुसार कैसे बदलता है। पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है बर्थ रेट यानी कि नेटेलिटी। पॉपुलेशन में जन्म की संख्या को नेटेलिटी कहते हैं। डेथ रेट यानी कि पॉपुलेशन में मृत्यु की संख्या को मोर्टालिटी कहते हैं। देन थर्ड इज द इमिग्रेशन यानी कि पॉपुलेशन में नए इंडिविजुअल्स का प्रवेश। एंड फोर्थ इज द एमिग्रेशन यानी कि पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स का प्रस्थान। देन हम पॉपुलेशन चेंज का सामान्य रूप यानी कि फार्मूला हम देख लेते हैं। पॉपुलेशन चेंज का क्या फार्मूला है? बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, फार्मूला ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, देन सेकेंड हम देख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के दो मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो कि अव्यवस्थित वृद्धि है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है। इसे ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं। इसकी गणितीय अभिव्यक्ति यानी कि इक्वेशन क्या क्या हैं ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो ये हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें किसको क्या क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ दिया हुआ है। पॉपुलेशन साइज एट अ टाइम t, n है, dn/dt ये है, देन r है, n e है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं हम वो देख लेते हैं। विशेषताएं में फर्स्ट आता है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व, सेकेंड है रैपिड ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज अनलिमिटेड, थर्ड है मोर्टालिटी लॉ यानी कि नेटेलिटी हाई। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, एल्गी ब्लूम, लैब और इंसेक्ट। द नेक्स्ट हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को देख लेते हैं जिसको संकुचित वृद्धि या सिग्मोइड ग्रोथ कहा जाता है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकता है। पॉपुलेशन धीरे धीरे कैरिंग कैपेसिटी के तक पहुंचती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या क्या हैं? फर्स्ट है इनिशियल लैग फेज यानी कि स्लो ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल फेज यानी कि रैपिड ग्रोथ, डिक्सेलरेशन फेज यानी कि ग्रोथ स्लो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, स्टेशनरी फेज यानी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज एट कैरिंग कैपेसिटी। For example, deer population in a forest, fish in a pond. And next is a growth curve यानी कि वृद्धि वक्र। ठीक है, ग्रोथ कर्व और फिर फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ और एप्लीकेशन, ये वाला जो है ना, ये टॉपिक्स का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ना वो लेक्चर 2 में मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ पे था एज इट इज़ यहाँ पे भी सेम ही इनके होने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो आप इस चीज़ के लिए ना आप लेक्चर 2 को अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो आप यूनिट 2 का लेक्चर 2 आप जाके ज़रूर देखिएगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैरिंग कैपेसिटी। हम इसको भी देख लेते हैं। पर्यावरणीय वहन क्षमता। चलिए अब इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। परिचय, कैरिंग कैपेसिटी की क्या क्या इंट्रोडक्शन है हम वो देख लेते हैं। कैरिंग कैपेसिटी के किसी हैबिटेट की वह अधिकतम पॉपुलेशन साइज होती है जिसे वह रिसोर्सेज लिमिटेशंस के कारण लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है। ठीक है, यह इकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। पॉपुलेशन ग्रोथ को नियंत्रित करने वाले एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस से संबंधित होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में क्या क्या शामिल है। तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में फूड और पानी की कमी, कंपटीशन यानी कि इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक, प्रिडेशन यानी कि शिकारी और प्रजातियाँ, ठीक है, डिसीज और पैरासाइट, हैबिटेट और हैबिटेट के फिजिकल और क्लाइमेटिक लिमिटेशंस। ठीक है, देन नेक्स्ट हम कैरिंग कैपेसिटी का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा देख लेते हैं।
फर्स्ट है ऑडम 1971. Carrying capacity is the maximum population size of a species that an environment can sustain indefinitely without being degraded. सरल शब्दों में अगर मैं इसको आपको हिंदी में बताऊं तो किसी भी एनवायरनमेंट में वह अधिकतम संख्या जिसमें पॉपुलेशन लंबे समय तक जीवित रह सकती है और रिसोर्सेज को न खत्म करे, उसे ही कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं. इसका थर्ड हम देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि पर्यावरणीय वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें से जो अफेक्ट करते हैं उसमें से ये फर्स्ट है बायोटिक फैक्टर्स, जीवित कारक. फूड अवेलेबिलिटी यानी कि भोजन की उपलब्धता कम, फूड लोअर के, प्रेडेशन यानी कि शिकारी प्रजातियाँ अधिक, प्रेडेशंस यहाँ पे लोअर के, कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा, इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा है और ये इंटर, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है. कंपटीशन और यहाँ पे के कम करता है. डिसीज़ यानी कि रोग, हाई मोर्टेलिटी यानी कि कैरिंग कैपेसिटी पर प्रभाव डालता है. उसके बाद हम देख लेते हैं अबायोटिक फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करता है. अजीव कारक, फर्स्ट है वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि जल की उपलब्धता, टेम्परेचर यानी कि तापमान, एक्सट्रीम टेम्परेचर यहाँ पे के कम हो जाता है, लाइट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है. फोर्थ है सॉइल फर्टिलिटी यानी कि प्लांट्स की कैरिंग कैपेसिटी प्रभावित करती है. एंड फिफ्थ है हैबिटेड स्पेस यानी कि अधिक स्पेस अधिक के. देन फोर्थ इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या वृद्धि में क्या भूमिका है इनकी, हम वो देख लेते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स में कैरिंग कैपेसिटी का महत्व, जिसमें से फर्स्ट आता है लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी कि एस शेप्ड कर्व. जब पॉपुलेशन बहुत छोटी होती है ग्रोथ स्लो होती है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ग्रोथ रैपिड यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज में होती है, और जब पॉपुलेशन एंड टू के यानी कि ग्रोथ स्लो हो जाती है और यहाँ पे डिक्लेरेशन फेज होता है. जब पॉपुलेशन एन इक्वल्स टू के यानी कि पॉपुलेशन स्टेबल होती है तो स्टेशनरी फेज आ जाता है वहाँ पे, ठीक है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. बिल्कुल ये आपका एस शेप्ड कर्व जैसा दिख रहा होगा, जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उसको अच्छे से कवर कीजिएगा. पॉपुलेशन साइज और टाइम के कंपेयर में इसको बनाया गया है. ये कैरिंग कैपेसिटी जो डॉटेड लाइन है वो कैरिंग कैपेसिटी है और ये पूरा का पूरा एस शेप्ड कर्व है, ठीक है. यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, इनिशियल लैग फेज जो है ना स्लो ग्रोथ हो रही है, एक्सपोनेंशियल फेज में रैपिड ग्रोथ हो रही है, डिक्लेरेशन में ग्रोथ स्लो होती है, स्टेशनरी फेज में पॉपुलेशन स्टेबलाइज एट के. इम्पॉर्टेंस ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, इसके क्या महत्व है हम वो भी देख लेते हैं. पॉपुलेशन मैनेजमेंट यानी कि जनसंख्या प्रबंधन, वाइल्ड लाइफ और इंडेंजर्ड स्पीसीज की पॉपुलेशन कंट्रोल. सेकेंड है रिसोर्स कंजर्वेशन यानी कि संसाधन संरक्षण. ओवर पॉपुलेशन से हैबिटेट डिग्रेडेशन बचाता है. एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में क्या होता है, पेस्ट मैनेजमेंट में मदद करता है. ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग. एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग कैपेसिटी के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हम वो भी देख लेते हैं. फर्स्ट है डियर पॉपुलेशन इन अ फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज केवल निश्चित नंबर ऑफ डियर सस्टेन कर सकते हैं. देन सेकेंड है फिश पॉपुलेशन इन पॉन्ड्स यानी कि पॉन्ड के न्यूट्रिएंट सप्लाई और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तय करती है. देन थर्ड है बैक्टीरिया इन न्यूट्रिएंट मीडियम यानी कि लैब कंडीशंस में भी लिमिटेड स्पेस और फूड की वजह से पॉपुलेशन स्थिर होती है. हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या नियमन यानी कि बाह्य और आंतरिक कारक, पॉपुलेशन रेगुलेशन, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है. इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. पॉपुलेशन रेगुलेशन यानी कि जनसंख्या नियमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज को एनवायरमेंटल कंडीशंस और इंटरनल मैकेनिज्म के आधार पर नियंत्रित और संतुलित रखा जाता है. सभी पॉपुलेशंस बिना सीमा के नहीं बढ़ सकती हैं. पॉपुलेशन रेगुलेशन के पीछे दो प्रकार के मुख्य कारक आते हैं, ठीक है. और वो दो प्रकार के मुख्य कारक क्या क्या काम करते हैं. फर्स्ट है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि बाह्य कारक और सेकेंड है इंट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि आंतरिक कारक.
ये दोनों मिलकर पॉपुलेशन को संतुलित और सस्टेनेबल बनाए रखते हैं। देन सेकेंड आता है हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि बाह्य कारक। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वे बाहरी एनवायरमेंटल कारक हैं जो पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ रेट को प्रभावित करते हैं। यह पॉपुलेशन साइज पर निर्भर भी हो सकता है या नहीं भी। इसे डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स में फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। चलिए अब हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट, आधारित बाह्य कारक यानी कि डेंसिटी डिपेंडेंट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पॉपुलेशन साइज पर निर्भर करते हैं। अधिक पॉपुलेशन अधिक प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन यानी कि खाद्य स्थान साथी के लिए। प्रेडेशन में आता है शिकारी प्रजातियां और डिसीज और पैरासाइट्स, ठीक है। सेकेंड में आता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि गैर आधारित बाह्य कारक पॉपुलेशन साइज पर निर्भर नहीं करते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण पॉपुलेशन नियंत्रित होती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर एक्सट्रीम यानी कि गर्मी सर्दी, फ्लड्स, ड्रॉट्स, फायर, पॉल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इसके क्या क्या महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पॉपुलेशन की तुरंत प्रभावित कर सकते हैं। मतलब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं ना वो पॉपुलेशन को तुरंत इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बाढ़ या आग से पॉपुलेशन अचानक कम हो सकती है। देन थर्ड है इंट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि आंतरिक कारक, ठीक है। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या क्या है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स वे इंटरनल बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ और डेंसिटी को सेल्फ रेगुलेट करते हैं। यह पॉपुलेशन की अपैरेंट साइज, रिप्रोडक्शन और बिहेवियर से संबंधित होता है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि अक्सर डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन यानी कि ओवरक्राउडिंग, स्ट्रेस, रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाती हैं। बिहेवियरल फैक्टर्स यानी कि टेरिटोरियलिटी, परिसरों की रक्षा, कम रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव कंट्रोल। आपको क्लियर दिखते तो है ना। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सारी चीज़ें क्लियर हैं या नहीं। रिप्रोडक्टिव कंट्रोल यानी कि पॉपुलेशन में सेक्सुअल मैच्योरिटी डिले या फर्टिलिटी घटाना। सोशल हायरार्की यानी कि एग्रेशन, हाई डेंसिटी में डोमिनेंट इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन रेगुलेट करते हैं। महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स पॉपुलेशन को धीरे धीरे बैलेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा क्राउडेड बर्ड कॉलोनी में एग लेइंग कम हो जाती है। फोर्थ है कंपैरिजन टेबल, तुलनात्मक सारणी हम देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और इंट्रिंसिक फैक्टर्स की। फर्स्ट हम फीचर देखेंगे। सोर्स में एक्सट्रिंसिक फैक्टर में एनवायरमेंट यानी कि एक्सटर्नल आता है और इंट्रिंसिक में ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ यानी कि इंटरनल। फीचर में डिपेंडेंस ऑन पॉपुलेशन साइज, सो कैन बी डेंसिटी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और ये मोस्टली डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं। इफेक्ट में अगर देखें तो सडन और ये इमीडिएट इफेक्ट कर सकता है, बट ये ग्रेजुअली और सेल्फ रेगुलेटिंग होता है। एग्जाम्पल में आता है प्रेडेशन, डिसीजेज, फ्लड और टेम्परेचर्स, और इसमें आता है स्ट्रेस, रिप्रोडक्शन रेट और टेरिटोरियलिटी। रोल में आता है एक्सटर्नल कंट्रोल या फिर इंटरनल सेल्फ रेगुलेशन। देन हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप विथ पॉपुलेशन रेगुलेशन। इसमें हम देखें तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स मिलकर पॉपुलेशन को कैरिंग कैपेसिटी के तक नियंत्रित करते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में ये फीचर पॉपुलेशन को स्टेशनरी फेज तक स्टेबलाइज करने में मदद करती हैं। लैग फेज में क्या होता है, ग्रोथ स्लो ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स। एक्सपोनेंशियल फेज में रैपिड ग्रोथ होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स मिनिमल होता है। डिक्लेरेशन फेज में क्या होता है, बहुत एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स एक्ट करते हैं। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज एट के, ठीक है। एंड हमारा ये लास्ट है इम्पॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन, महत्व और प्रयोग। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज के पॉपुलेशन कंट्रोल में मदद करता है।
एग्रीकल्चर यानी कि पेस्ट पॉपुलेशन रेगुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज़ यानी कि बर्थ कंट्रोल, डिसीज़ मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, इकोसिस्टम बैलेंस यानी कि प्रीडेटर्स, प्रे और रिसोर्सेज इक्विलिब्रियम बनाए रखना। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका जो यूनिट 2 था वो कंप्लीट कर दिया है मैंने। आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 प्लेलिस्ट में ऐड ऑन है, आप जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद हम कल यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जो हमारा बायोटिक, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ठीक है, तो हम यूनिट 3 फटाफट से स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ तक के फटाफट से कंप्लीट कीजिए और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, नोट्स को अपने हाथों से मैंने बनाया है, सारी चीज़ें मैंने खुद लिखा है, तो आप भी खुद लिख कर आप इसको अपना नोट्स बनाइएगा, साथ ही आपको याद भी होता जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।